नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। किसान आंदोलन को लेकर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सरकार जानती है कि इस आंदोलन को मैनेज करने के लिए बातचीत और कूटनीति से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जब सितंबर के महीने में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया था। किसानों ने आरोप भी लगाए थे कि सरकार ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। सरकार आरोपों में घिरती जा रही थी क्योंकि खुद सरकार के सहयोगी लाठीचार्ज की निंदा कर रहे थे। लेकिन अब हालात ये हो रहे हैं, आंदोलनरत किसानों की मौत की खबरें लगातार आ रही हैं, जो कि दुखद है। कल तो एक ऐसी दर्दनाक खबर आई जिसने सबको हिला दिया। संत बाबा राम सिंह ने किसानों की तकलीफ से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। किसानों की इस पीड़ा से कई सवाल पैदा हो रहे हैं, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ लोगों का एक पैनल भी जुड़ेगा, जिनसे हम आंदोलन पर विस्तृत मंथन करेंगे, उसको देखने के लिए, जानने के लिए कि आंदोलन कहां जा रहा है, किधर मुड़ रहा है, सरकार क्या कर रही है, और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हो गई है, वहां पर क्या हो सकता है। इन तमाम बातों को लेकर विस्तार से इस आंदोलन पर हम आज मंथन करेंगे। इस दिन से लगातार जारी है और अब तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और किसान एक ही बात कर रहे हैं कि हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून रद्द करवा कर ही लौटेंगे। सरकार ने एक अलग तरीका अख्तियार किया है। चौपालों के माध्यम से किसानों को कृषि कानूनों के फायदे गिनाए जा रहे हैं। सरकार समझा रही है कि किसान माने कि कानून अच्छे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन करना किसानों का हक है, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, उसी से रास्ता निकलेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाई जानी चाहिए जिसमें सभी पक्षकार हों, ताकि हल निकल सके। ये तमाम मसले हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, और इसी चर्चा को करने के लिए आज अब बड़ा मुद्दा में हमारे साथ एक विस्तृत पैनल के साथ बातचीत करने वाले हैं कि लगातार किसानों की मौत हो रही है। सरकार ने एक अलग पैरेलल रास्ता निकालने की सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो किसानों के बीच में जाकर किसानों के संगठनों के खिलाफ नए किसान संगठन खड़े कर रही है सरकार। अब देखना होगा कि आंदोलन किस तरफ जाएगा। सरकार किसानों की बात को कब मानेगी कि नहीं मानेगी, और किसान इन कानूनों में संशोधन का विरोध लगातार कर रहे हैं, रद्द करवाने की बात कर रहे हैं। क्या इसके अलावा कोई विकल्प निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन जिस तरह से किसान रोजाना खबरें सामने आ रही हैं कि इस आंदोलन की भेंट चढ़ रहे हैं, अब ऐसे में ये किधर रुख लेगा, किधर मुड़ेगा आंदोलन, ये कह नहीं सकते। लेकिन हम जानेंगे। आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रमोद गुप्ता है अधिवक्ता चंडीगढ़ हाई कोर्ट से। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धर्मपाल धनखड़ है वरिष्ठ पत्रकार। धर्मपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महावीर नरवाल है कृषि विशेषज्ञ। महावीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले धर्मपाल धनखड़ जी आपके पास आऊंगा। पहला सवाल मेरा आपसे, लगातार देख रहे हैं कि किसानों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा, कोई बीमारी के चलते, कोई दुर्घटना के चलते, और कल तो एक दुखद खबर सामने आई। जिस वक्त हम चर्चा कर रहे थे इसी मसले को लेकर, तभी एक ये ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको झकझोर दिया, और एक संत समाज से जुड़े व्यक्ति, एक संत व्यक्ति ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसको लग रहा था कि ये जो आंदोलन है इसमें किसान दुखी हैं, सरकार सुन नहीं रही है। आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह से आंदोलन किधर आपको मुड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये बहुत दुखद है किसानों का इस तरह से चले जाना हमारे बीच से। देखिए शमशेर, आंदोलन जो है वो लंबा खिंचता जा रहा है, और सरकार की मंशा भी मुझे लगता है कि आंदोलन को लंबा खींचने की है। वो अगर बातचीत के जरिए हल निकालना चाहती हैं, तो बातचीत का तो मामला ही नहीं रहा अब, क्योंकि किसान सीधे सीधे जो है वो मांग कर रहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं या वापस लिए जाएं। इनका क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए। एक ही मसला रह गया है। अब कोई बीच की बातचीत किसानों की तरफ से नहीं रही है। सरकार बार बार
ये बताने की कोशिश करती है कि हम बात कर रहे हैं, हम किसानों की सुन रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की जो मांग है, उसको उसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की बजाय सरकार इस बात को जायज ठहराने की कोशिश कर रही है कि वो किसानों के जो कानून बनाए हैं, तीनों कृषि कानून बने हैं, वो किसानों के हित में हैं। तो शमशेर, यहाँ ये बड़ी दिक्कत वाली बात लग रही है कि सरकार जो है अपनी जिद पर अड़ी हुई है और वो उन्होंने जो कानून लाए हैं उनको सही ठहराने पर जुटी है। और किसानों ये आरोप भी लगा रही है कि किसानों को विपक्ष जो है वो भड़का रहा है। अब मैं यहाँ दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक तो जब इन्हीं कृषि बिलों को कांग्रेस लेकर के आ रही थी इसी बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त बड़ा जबरदस्त विरोध किया था और कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी थी इन कानूनों को पास करवाने की। दूसरी बात कि 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर ये मांग कर चुके हैं कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। आज उनको क्या दिक्कत हो रही है? आज तो उनको कोई पत्र भी नहीं लिखना है। तो यहाँ ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। और जब ये बिल जब कांग्रेस लेके आ रही थी, जब खराब थे, गलत थे, और भाजपा ने विरोध किया और कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी। अब भाजपा ने उन्हीं बिलों को कानून के रूप में पहले ऑर्डिनेंस जारी करके लागू किया, फिर बिल पास करवाए और कानून बना दिया। अब एक और इसके नापने की जरूरत है, इन कानूनों को ये जानने की जरूरत है कि कितने किसान विरोधी। किसान इसके विरोध में क्योंकि किसानों को लगता है कि उनके लिए खतरा है, ये उनके लिए नुकसानदेह है। लेकिन बाजार खुश है। अगर बाजार खुश है और जो अन्न उत्पादन करने वाला किसान दुखी है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि बाजार इसलिए खुश है कि उसके फायदे में है और किसानों के फायदे में नहीं है, नुकसान में। तो इसीलिए किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल तो मार्केट। हाँ जी जी। यहाँ जो कानून को लेकर के जो पेच फंस रहा है, वहाँ आंदोलन कारी किसान जो है वो अपनी बात पर अड़े हैं। सरकार किसी भी रूप में इनको वापस लेना नहीं चाहती है। उनको लगता है कि इन कानूनों को अगर वापस लेती है तो कारपोरेट को गलत मैसेज जाएगा। यही जो है वो हिचक है सरकार की। और दूसरा, उनको लगता है कि अगर ये वापस लेते हैं तो किसी भी रूप में नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर दिखाई देगी और इसका अगले चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। बहुत सी ऐसी बातें चीजों से बचने के लिए वो जो है जिद पे अड़ी हुई है। और दूसरी बात, अगर 2014 के बाद से जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे किसी अन्य चीज का कर्मचारियों का आंदोलन हो, या सीए और एनआरसी का आंदोलन हो, या कोई अन्य आंदोलन हो, तेलंगाना के किसानों का आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाकर उनका समाधान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर आंदोलन को लंबा खींच के उनको फूट डालने की कोशिश की है। वही तरीका अब भी सरकार अपनाने जा रही है और सरकार ये इस बात पर अड़ी हुई है कि वो किसानों को उनके फायदे समझाएगी। बिल्कुल, ये धर्मपाल जी किसानों के सामने चुनौती है। जैसे आपने कहा कि सरकार के लिए अभी कोई चुनौती नजर नहीं आ रही क्योंकि वो लंबा खींचना चाहती है, और जब भी कोई मसला इतना लंबा खिंच जाता है तो उसके बाद जो हालात तमाम ऐसे आंदोलन के हमने देखे, जब से बीजेपी की सरकार बनी तो कोई सरे जो मांग थी उनकी चढ़ी नहीं। मैं महावीर नरवाल जी के पास जाऊंगा। नरवाल साहब, इस आंदोलन में बहुत सी ऐसे उतार चढ़ाव रोजाना देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो किसान इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, इस आंदोलन के अगवा बन रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर उनकी मौत का सिलसिला थम नहीं रहा। दूसरी तरफ माहौल शांतिपूर्ण तरीके से बना हुआ है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए धैर्यपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की बात मैं इसलिए करूंगा कि सरकार ने एक और रणनीति तैयार की है कि उन किसान नेताओं से, किसानों से, नेता है, संगठन अलग विषय है, लेकिन बात कर रही है जो इनके पक्ष में है, और यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि कानून ठीक है, हमने जो कर दिया वो सही है, बाकी ये किसान नहीं मान रहे, और इनमें तमाम तरह के पेच ऐसे ऐसे आरोप लगते कि ये किसान है ही नहीं। क्या लगता है, आंदोलन से चढ़ेगा या फिर ये भी शाहीन बाग के उस 100 दिन के आंदोलन की तरह ऐसे ही बनकर रह जाएगा? शेर जी, ये जो आंदोलन है ये तो कई रूप में होता है।
कभी नेगोशिएशन होते हैं, कभी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, कभी बातचीत होती है। और आज जो चल रहा है ये भी आंदोलन का एक रूप है। आंदोलन तो किसान जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं किसान की जो मांग है वो मुझे ज्यादा उचित नजर आती है। जो इन बिलों के तरीके कारण से हो सकता है किसान को परेशानियां, वो मुझे लगता है वो मांग उनकी ठीक है। और वो मांग को कैसे निदान किया जाए ये सरकारों के बीच का मामला है। वो तय भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं इसके कुछ वैज्ञानिक पक्ष पे थोड़ा बोलना चाहूँगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। क्यों, देखिए मेरा जो संबंध है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से है। मैं कृषि वैज्ञानिक के रूप में वहाँ काम करता था जी। और मेरे कुछ तजर्बे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो रिसर्च है, हमारा अनुसंधान है, हमारी पढ़ाई है, वो कृषि क्षेत्र में उसी प्रकार से चलती है जिस तरह की नीतियां होती हैं। हमने आत्मनिर्भरता की नीति अपनाई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने उसके ऊपर काम किया। ऐसी ऐसी वैरायटीज निकाली जिसमें ज्यादा पैदावार मिलती थी, उसकी टेक्नोलॉजी तैयार की हमने। उस टेक्नोलॉजी से जो फायदा हुआ है किसान को या भारत देश को, उसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के किसी आप कॉन्फ्रेंस में बैठ जाएं दूसरे लोगों के साथ, तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान के मुकाबले किसी का काम नहीं। इतना अच्छा काम किया है कृषि वैज्ञानिकों ने, सरकार ने और किसानों ने मिलकर। एक एजेंसी है ये हमारी, तीन के कम्बिनेशन की, और उसके डोर स्टेप पे जाके हमने सेवाएं की हैं किसान। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी का पीरियड था ग्रीन रेवोल्यूशन में, अब ये पूरा टेक्नोलॉजी का पीरियड बदल गया, जो नए कानून आए हैं जी। क्योंकि पहले सरकार, वैज्ञानिक और कृषि का उद्देश्य एक होता था, तीनों का। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, पैदावार बढ़नी चाहिए, और किसान का कहीं ना कहीं आर्थिक भी अधिकार उसके प्रोटेक्ट होने चाहिए। इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। अब ये कंफ्लिक्ट आ जाने वाला है नए कानूनों के जरिए, क्योंकि इसमें एक ऐसी पार्टी आ जाएगी, इसको कॉर्पोरेट बोलते हैं। अब उसके लिए हमको रिसर्च करनी पड़ेगी, सारे सिलेबस बदलेंगे, यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव्स बदलेंगे, ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स बदलेंगे, और इस प्रकार से उनके हक में कुछ नीति अपनानी पड़ेंगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आप इजाजत दें। यस सर। अभी बीटी कॉटन का बहुत चलन है, लगभग हर लोग बीटी कॉटन बोलते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने बीटी कॉटन की कोई वैरायटी नहीं निकाली अभी तक, और हमारे पास वो बीटी कॉटन का जीन भी नहीं है। लेकिन वैरायटीज होनी चाहिए लोकल, जो यहाँ टेस्टिंग हो, जो यहाँ ज्यादा पैदावार है। अब हम बीटी की वैरायटी हरियाणा की कंडीशंस के अनुसार नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी हरियाणा गवर्नमेंट का एक रेजोल्यूशन होता है हर बार। हमारी एक वर्कशॉप होती है वैज्ञानिकों की और सरकार के अफसरों की, कि बीटी कॉटन को ही बढ़ावा देना है। यानी मेरा जो प्लांट ब्रीडिंग का डिपार्टमेंट है कॉटन का, उसका तो भूमिका खत्म हो गई। तो इस प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी की भूमिका या तो खत्म होगी, या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोलेंगी या प्राइवेट रिसर्च सेंटर खोलेंगे, वो अपने अनुसार उनका रिसर्च होगा, और जो हमारा सेटअप था वो बुरी तरह से प्रभावित होगा। मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ जी। दूसरा मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होगा ना, वो इतना आसान नहीं है जिसको हम मान लें कि एक शब्द में खारिज कर दें कि मेरा और किसान का एक स्वतंत्र रूप में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैं अपनी मेहनत से फसल उगाऊंगा, उसको वो खरीद ले जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है खरीदने वाले की मर्जी से। वो आपको यहाँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देंगे, एक गांव आप ले लीजिए, उस गांव में जो वो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे वो किसान की मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो कहेगा ये वैरायटी का मुझे प्रोडक्शन चाहिए, या इस फसल का प्रोडक्शन चाहिए। मैं तो प्याज उगाना चाहता हूँ, वो कहेगा मुझे टमाटर का प्रोडक्ट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। तो जो टमाटर का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, जो नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे वो कहाँ बेचेंगे फिर?
उनके पास कोई जगह नहीं है। तो जब किसान कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रह जाएगा, स्वतंत्र तौर पर मान लीजिए, तो उसके लिए जगह नहीं होगी कहीं पर अपना माल बेचने की। तो ये दुष्प्रभाव इस तरह से कमर्शियली भी होने वाले हैं और टेक्नोलॉजिकली भी होने वाले हैं। एक छोटा सा ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो परिस्थिति है कृषि की, किसानों की, उसमें जो ये हैवी कॉरपोरेट और कमर्शियल मॉडल से कामयाब नहीं होंगे, इससे बहुत बड़े किसान पॉपुलेशन का एक्सक्लूजन हो जाएगा और बड़े बड़े या तो मतलब जमीन चली जाएंगी, किसान शायद खेती से बाहर निकलें और बड़ी बड़ी जमीनें जो हैं या कॉर्पोरेट के पास चली जाएं या बड़े जमींदारों के पास चली जाएं। तो आर्थिक सामाजिक तौर पर भी बहुत बड़े प्रभाव इसके होने वाले हैं। मैं तो सबसे पहले जो हम काम करते थे, जो प्रोडक्ट देते थे, मेरे गाइड भी थे और सरकार भी ये मानती थी कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिससे मिले ऐसे प्रोडक्ट देने चाहिए। एक ऐसी वैरायटी देनी चाहिए जो किसानों को धोखा ना दे, अगर बारिश नहीं होती तो भी धोखा ना दे। और हमने खूब काम किया इसके ऊपर। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हरियाणा के कृषि में है वो अनपैरेलल्ड है, आप गिन नहीं सकते जी। ऐसी वैरायटीज निकाल के किसानों को दिए, बस बीज डाल दो और आपके घर में पैदावार जरूर होगी, वो आपको धोखा नहीं देगी। ये मैं नाम गिना सकता हूँ लेकिन उसकी जरूरत नहीं है यहाँ। तो कहना मेरा ये है कि ये जो मांग है, ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है, इसमें मालिक भी नहीं बन जाएंगे। इसके अंदर सीड इंडस्ट्री का एक रोल आएगा, वो कम्प्लीटली प्राइवेटाइज हो जाएगा। जीएम क्रॉप्स लेके आएगा एक कंपनी की, ये क्रॉप आप उगाइए, मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। हम कहेंगे उसका बीज नहीं है हमारे पास, वो कहेगा बीज मैं ला के दूंगा। और एक प्राइवेट इंडस्ट्री ऑफ सीड, पहले सरकार की जिम्मेदारी होती थी सीड प्रोवाइड करना, अब सरकार तो उससे भी स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि सरकार की जिम्मेदारी हटा देनी चाहिए इन चीजों से। और क्योंकि काम का रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया मानती है। आप कहेंगे दूसरे गवर्नमेंट में गिना भी दूंगा। तो मांग मैं समझता हूँ किसानों की ठीक है, सरकार को ये मानना है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये महावर नरवाल साहब कह रहे हैं कि किसान की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ हैं, इन मांगों को सरकार को मानना चाहिए। लेकिन इसमें हमने एक पक्ष देखा। मैं अब प्रमोद गुप्ता जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। अनंत मित्तल जी भी शायद मेरे साथ जुड़ गए हैं। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मित्तल जी स्वागत। धन्यवाद। पहले गुप्ता साहब आपके पास आऊंगा। ये जो पूरा मामला है, अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये पक्ष पहुंच गया है। मांग किसानों की जायज़ है, लगातार हम चर्चा करते हैं इस पैनल के जरिए, और ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि किसानों को कुछ न कुछ अपना अहित इन पूरे कानूनों में नजर आ रहा है। अब सवाल ये आ गया कि कोर्ट में कोई मसला चला जाता है तो उसमें कमेटियों का गठन होता है, कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाती हैं, कोर्ट के सामने रखी जाती हैं, उसके बाद कोई फैसला आता है, उसमें बहुत लंबा वक्त लग जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो मामला है इसको सुलझने में वक्त लगेगा? कोर्ट में मामला जिस तरह से अब चल रहा है वो लंबा खिंच सकता है, और हो सकता है कि किसानों का जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है ये और आगे कुछ महीने के लिए इसी तरह से देखने को मिले। शमशेर जी, जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया वो एक्ट्स के ऊपर नहीं गया। वहाँ पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसको इन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेरा हुआ, वो मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। और उसी मसले पे आर्गुमेंट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको मसले को शांतिपूर्वक ढंग से निकाला जाए। लेकिन गवर्नमेंट इसमें सोच नहीं रही है। आज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को आगे बीच में मीटिंग करके प्राइम मिनिस्टर को खुद पर्सनली इंटरेस्ट लेके इसको करना चाहिए। अगर हम पीछे थोड़ा मेरे को इजाजत दे तो मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए 1907 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ये 3 कानून बनाए थे। और उस समय भगत सिंह जी के फादर थे किशोरी सिंह जी, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, भारत निर्वाण सोसाइटी जी। और उन्होंने उस आंदोलन का नाम दिया था पगड़ी संभाल जट्टा। और वो जो आंदोलन था वो 9 महीने चला था किसानों का। और उस आंदोलन को चल के किसानों की मांगों को मान के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो 3 कानून वापस लिए थे। अब फिर उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसको बनाया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया तो अपोजिशन ने इतराज किया इसका कि भैया ये कानून तो कृषि के खिलाफ है, इससे किसानों को नुकसान होगा। तो कांग्रेस ही हिम्मत नहीं कर पाई, जैसे अभी वो बता रहे थे धर्मपाल जी
कि उसमें वो नहीं कर सके, आगे चला सके। अब वही कानून को बीजेपी गवर्नमेंट ले आई आगे, उन्होंने इसको बना दिया। मैं ये कहता हूँ कि जब किसान कह रहा है कि ये मेरे को तो सूट नहीं करती चीज, ठीक है, मेरे को इससे फायदा नहीं है, अब भैया उसको वापस ले लो, किसान को जो सूट कर रहा है उसको चलने दो। इतनी शहादतें देना, 20 से ज्यादा लोग वहाँ पे मर चुके हैं, टेम्परेचर देखिए 3-4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उसमें वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी आ सकती है। पर आप ये देखो कि 3 महीने से एजिटेशन चल रही है, 2.5 महीने से पंजाब में चल रही है, कितना गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। रेलें नहीं चलती है, थर्मल प्लांट के लिए कोयला नहीं जा रहा है, पैसेंजर्स नहीं जा रहे हैं, सारा कुछ सिस्टम ठप पड़ा है, उसको नहीं देख रहे हैं। टोल प्लाजा से गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, उसको नहीं देख रहे हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकल अपनी अड़ बना के बैठ जाना कि नहीं भैया हमने तो इनके लिए बेनिफिट में किया है, वो अक्लमंदी नहीं है। अब ये देखो, अब ये क्या करते हैं बीजेपी वालों ने, क्या किया गवर्नमेंट ने, आप इन्होंने अपने मंडल्स में भेज दिया कि आप लोगों को समझाओ कि ये कानून आपके हक में है। अब आप कोई इसी से पूछे क्या कह रहे हैं, क्या ये आपकी मंडी बंद नहीं होगी इस कानून के आने से? भैया कानून के आने से पहले भी मंडी चल रही है, जमीन नहीं बेची जाएगी, जमीन पहले भी नहीं बिक रही है, फसल आपकी बिकेगी, फसल पहले भी बिक रही है, बताओ इसमें नई चीज क्या आई? मतलब वो जो फायदा बता रहे हैं वो ये तो बताए कि इससे ये फायदा होगा, जो यानी जो कुछ ऑलरेडी चल रहा है वही आप बता रहे हैं, तो फिर इनकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्या है इस एक्ट की? आप या तो ये बताओ कि इस एक्ट को बनाने से ये और फायदा होगा, जो ऑलरेडी फायदा है उससे ज्यादा ये फायदा होगा, वो तो है नहीं कहीं पे। किसी भी इनके ऑफिसर ने, कोई इनके मंत्री ने मतलब ये नहीं बताया कि इससे हटके क्या फायदा होगा किसानों को। 90% किसानों की जमीन ने बैंक के पास गिरवी रखी हुई है, क्यों? वो बेचारों ने अरोज कमाना, अरोज खाना। इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है जो मैंने पढ़ा है, उसमें यह है कि सपोज एक छोटा जमींदार है, उस छोटे जमींदार ने लैंड ले ली बड़े जमींदार से किराए के ऊपर, वो उसमें टेनेंट बन गया, बिल्कुल, क्योंकि वो ओनर के कॉलम में नहीं है। तो वो अपना खसरा नंबर, जमीन का खसरा नंबर उसको पोर्टल पे नहीं डाल सकता। पोर्टल पे डलेगा किसका? जो ओनरशिप के खाने में खड़ा है। जब आप अपना माल बेचेंगे तो पेमेंट किसको आएगी? ओनर के खाते में आएगी। तो वो तो जो छोटा जमींदार है उसको तो पेमेंट नहीं मिली। एक तो बड़ा नुकसान ये है सबसे बड़ा जी। सेकंड जो नुकसान है इस एक्ट का, वो ये नुकसान है कि छोटा जमींदार है कोई, वो छोटा जमींदार क्या करेगा कि उसको आड़ती से पैसे की जरूरत है, उसके घर में शादी है, किसी की डेथ हो गई, मरना है, जीना है, वो आड़ती से पैसे लेता है और आड़ती उसको उस पे पैसे दे देता है कि आप भैया पैसे ले लो, जब फसल आएगी मैं काट लूंगा। और ऐसे में अगर ये कानून आ जाता है तो आड़ती बीच में से इन्होंने निकाल दिया, तो उस छोटे जमींदार के घर में कोई मुसीबत पड़ जाती है तो बैंक उसको कहाँ से पैसा देगा? उसके बाद तो प्रॉपर्टी है नहीं, रख के पैसा ले लेगा। तो वो अपनी ब्याह, शादी, मुकदमेबाजी, बीमारी शुमारी कैसे चलाएगा? बात ये है। और थर्डली इनके अंदर अगर आप ये देखें कि इन्होंने ये कहा है, यूनियन ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने, कि किसानों को ये एक्ट समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहता हूँ कि उनको समझ नहीं आ रहा तो समझाएगा कौन? अब किसानों को मुद्दे के अंदर आप देखिए एडवोकेट्स है, रिटायर्ड जजेज है, अभी डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर एक पंजाब के थे, उन्होंने रिजाइन करा, वो भी किसानों के साथ जुड़ गए। अगर इतने पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग भी इस एक्ट को नहीं समझ पाएंगे तो सरकार ही समझ सकती है क्या इस चीज को? तो इनको तो ये चीज समझनी चाहिए ना कि भाई एडवोकेट्स ने भी समझ लिया है, किसानों ने भी समझ लिया, जो पढ़े लिखे और लोग हैं उन्होंने ही पढ़ लिया है, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, हाई कोर्ट के जजेस रिटायर्ड है, उन्होंने, उनसे ज्यादा बुद्धिजीवी तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट भी नहीं हो सकती। तो उनको ये सारी चीजें जो है अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अब वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और इसको थोप रहे हैं बिना मतलब। आप देखो आज भी एक 35 साल का लड़का वहां पे मर गया, उसकी डेड बॉडी मिली है। मतलब इससे जाना और क्या होगा उस परिवार के लिए बेचारे के, कि जिसके 35 साल का लड़का चला गया, बाबा राम सिंह जी चले गए। मतलब ये कोई मुद्दा थोड़ा है। और फिर आज मैंने एक मिनिस्टर जी का बयान सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जीरी भी बिक रही है। भैया जीरी तो बिकेगी, जीरी तो सपोज आंदोलन में 5 लाख लोग गए हुए हैं, उनके घर के जो लोग हैं, जो जीरी पड़ी है वो तो बेचेंगे ही उसको। ये कहते नहीं तो जीरी बिक रही है, उससे तो कोई मसला हल नहीं हुआ ना। जो उन्होंने बुगाई है वो तो बेचेंगे उसको, जीरी को भी बेचेंगे, सब बिकेगी उसके अंदर। यानी ये तो मेरे हिसाब से तो ये गलत दिशा में जा रहा है और कई बार सैबोटेज होने के चांस रहते हैं। जैसे हरियाणा में देखो जाट आंदोलन हुआ था, सैबोटेज हो गया। राजस्थान में देखो गुज्जर आंदोलन हुआ, सैबोटेज होगा। उसमें प्रॉपर्टी का, पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, जान माल की भी हानि होती है। तो गवर्नमेंट को इस पे सिंसियर
सीरियसली सोचना चाहिए बजाय इसको वो लंबा करने के। बिल्कुल, तो लंबा एजिटेशन करा रहे हैं बिना मतलब के ये खत्म हो जाएगा। गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं आनंद मित्तल जी से विचार करने की पूछूंगा, जरूरत राजनीतिक विश्लेषक हैं मित्तल साहब, कितनी गंभीरता से कृषि कानूनों को लेकर सरकार सोच रही है, और बहुत सी ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि सरकार जो है क्या वाकई में इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर यह मानकर चल रही है कि वाकई में हमने किसानों को फायदा दे दिया, या फिर इसके पीछे जो कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं उसमें ज्यादा सच्चाई नजर आती है। किसान इस सरकार को नजर आता है कि नहीं आता है? और दूसरा यह कि कांग्रेस लेकर आ रही थी इन कृषि कानूनों को, तब तो बीजेपी ने इनकार कर दिया, अब बीजेपी लेकर आ रही है तो कांग्रेस इनका विरोध कर रही है। तो ये जो पार्टियां होती हैं, ये सिर्फ सत्ता कॉर्पोरेट सेक्टर इनको नजर आता है, या फिर किसान हित की जो बातें की जाती हैं वास्तव में होती है कि नहीं होती हैं? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि मित्तल साहब से पूछो जी। मित्तल ये साहब, जो सरकार अड़ी भी है, इसके लिए देश में अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। जी, आप याद करिए इनका 2011 का एजिटेशन, और बाबा रामदेव भी किसी हद तक जिम्मेदार है। इन तीनों को सरकार ने सिर पे बिठाया, मंत्रियों को भेजा, मंत्री समूह बनाए, जो बाद में राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, उनकी सदारत में कमेटियां बनाई, इनसे मीटिंग कराई, और उसके बाद क्या हुआ, वो कांग्रेस चुनाव हार गई, यूपीए चुनाव हार गया। तो ये सरकार जो है ये उसी से डरी हुई है कि अगर हम इनकी बात ज्यादा करेंगे और ज्यादा इनके आगे झुकेंगे तो हमारा भी कोई हशर होगा 2-4 साल बाद। तो ये तो इन्हें लग रहा है कि हमें बिला वजह की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उस वजह से सरकार जो है 2 कदम पीछे हटाती है, 2 कदम आगे बढ़ाती है, 4 कदम पीछे हटा लेती है। दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा मसला है नहीं। देखिए, ये मूलतः 2 प्रांतों में सिमट गया है आंदोलन। बाकी राज्यों में, बहुत सारे महाराष्ट्र में, बिहार में, सबने एपीएमसी खत्म कर रखी है ऑलरेडी, और वहाँ की अपनी अपनी राजनीति है। जैसे गन्ना और चीनी की पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र में हावी, है ना। बिहार में कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है मुश्किल से 3,500 रुपए महीने की है। और शर्मनाक बात यह है कि उसके बावजूद जो लोग 15 साल से राज कर रहे थे वो फिर से जीत गए। और वहाँ का आदमी जो है वो इसीलिए बाहर 1 करोड़ आदमी बाहर निकला हुआ है काम कमाने के। तो ये सारे फैक्टर हैं, और ये सरकार इसी बात से डरी हुई है कि हमें कमजोर ना आंक लिया जाए। रही बात समझौते की, मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई है ये किसी न किसी बैक चैनल से दोनों पक्षों से गई है, और वो जो है अब सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना देगा, और जो है कोई मंत्री जाके या कोई ऐसा पब्लिक फिगर जो दोनों को मंजूर होगा वो जाके अब इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश के तहत हमने ये कमेटी बना ली है, वहाँ धरना स्थल पे या बुला के इनसे कह देगा कि अब आप ले लो वापस, ये कमेटी बन गई है और अब ये काम हम कर लेंगे मिलके, आप परेशान मत हो सर्दी में। ये है इसका कुल मिला के लब्बुल हुआ प्रेजेंटली। यानी ये रही बात उसके आर्थिक पक्ष की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसको खत्म करने की बात है, और इसके लिए अगर मैं निरपेक्ष भाव से कहूं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए, आप याद करिए कि इस देश में उदारीकरण और वैश्वीकरण आर्थिक नीतियों का कौन लाया? पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव किस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री थे? कांग्रेस की। लेकिन सदन में, लोकसभा में उनके मात्र 242 सदस्य थे, तो उनको सपोर्ट किसने किया? सामने जो बीजेपी बैठी थी उसने उन्हें सपोर्ट किया, उसके 100 से ज्यादा सदस्य थे, उन्होंने चुपचाप सपोर्ट किया। बाद में हालांकि एलके आडवाणी ने जो है लघु उद्योग उद्यमियों का मोर्चा निकाला, वाजपेयी ने पटेल चौक पे गिरफ्तारियां दी, ये सब नाटक इन्होंने किए, लेकिन कुल मिला के उन आर्थिक नीतियों से बड़े खुश हुए, और उन्हीं आर्थिक नीतियों की बदौलत आज बीजेपी मेजोरिटी में है इस देश। तो वे सारा उसी के कारण, उसकी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी पे उसका बड़ा भारी असर पड़ा है। तो अब आप अगर देखें तो मोटे तौर पे कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने आर्थिक जो है उदारीकरण न किया हो। आप देखिए, कांग्रेस 1996 में चुनाव हारी,
किस नाम पे हारी? जी दंकल इन्होंने लागू कर दिया, विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ले ली, इन्होंने उदारीकरण कर दिया, इन्होंने पब्लिक सेक्टर खत्म कर देंगे, सरकारी प्रतिष्ठान बेच देंगे। उसके बाद 96 से 98 किसकी सरकार बनी? संयुक्त मोर्चे की। संयुक्त मोर्चे में गृह मंत्री कौन थे? सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के जो है नेता गृह मंत्री थे, गुप्ता जी, इंद्रजीत गुप्ता। और वित्त मंत्री कौन था? प्रोफेसर मधु दंडवते। कौन थे? समाजवादी। ठीक है। सपोर्ट कौन कर रहा था? बाहर से कांग्रेस। ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने भी वही सब किया, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, सब किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा थाम के किया, एक साथ झटके से नहीं किया। उसके बाद फिर यूपीए, फिर बीजेपी आई। तो इस देश में जो कंज्यूमर गुड्स हैं, सुई से लेके और जो है खाने पीने की चीजें, चॉकलेट और पास्ता तक, किसने 100 आइटम थे, वो मुझे अच्छे से याद है। मैं जनसत्ता में था और मैंने वो लीड लिखी थी अपने हाथ से। 100 आइटम एक झटके में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, और यशवंत सिन्हा के वित्त मंत्री रहते इस देश में, वो एक झटके में इन्होंने WTO में कंसीड किया कि ये 100 आइटम के आयात की हम अनुमति देते हैं। उससे पहले किसी ने नहीं। फिर पेटेंट कानून किसने खत्म किया? वाजपेयी की सरकार ने, जिन्होंने बरसों इस देश में जो है पेटेंट और दंगल के खिलाफ, जिस पार्टी बीजेपी ने इस आंदोलन किया। तो इसलिए कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आज की तारीख ऐसी है कि वैश्वीकरण जो है, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी से अलाइन नहीं करते तो आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि आपके पास पूंजी नहीं है। आपका जो बनिया पूंजी वाला है वो उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकता जैसे वर्ल्ड के कारपोरेशन कर सकते हैं, और उनसे जब आप पूंजी लोगे तो फिर शर्तें माननी पड़ेंगी। और ये बिल्कुल तथ्य है कि सरकार, कोई भी सरकार हो, वो चाहे यूपीए की हो, कांग्रेस के नीत हो जिसमें डीएमके पीएमके सब हो, या इनके साथ हो जिसमें जो है जेडीयू फेडीयू सब हो। देखो आप इस सरकार के साथ भी, आप भले ही इसे दक्षिणपंथी सरकार कहें, लेकिन जेडीयू तो समाजवादी है। बिल्कुल है ना। कल तक अकाली जो है किसानों के हितों की रखवाली थी। अकाली कब निकले सरकार से बाहर? अकाली तब निकले जब उन्होंने देख लिया कि कैप्टन मैदान में उतर गया, कांग्रेस उतर गई, तो उन्हें लगा कि अगले विधानसभा चुनाव में अगले साल हमें इसे हराना, हम क्या चाह रहे हैं? जमीन खिसक सकती है। तो वो उन्होंने सरकार छोड़ दी। भाई तुमने संसद में तो पारित करवाए वो कानून, तो तुम कैसे उससे जिम्मेदारी से, नैतिक जिम्मेदारी से बच लोगे? अब जो है आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी भी 84 साल की उम्र में अब जो पद्म विभूषण वापस कर रहे हैं, तो किसकी आग में धूल झोंक रहे हो? तो सारे राजनीतिक दलों का चरित्र एक है। इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि इस सरकार को, विपक्ष को अपने साथ मिलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी खुल के। इस सरकार का सबसे बड़ा संकट यही है, चलो पिछले 5 साल तो निकल गए थे जो निकल गए थे, अब आपने कांग्रेस को उसकी औकात अच्छे से बता दी, आपने अच्छी खासी मेजोरिटी ले ली, लेकिन इस बीजेपी का जो राजनीतिक प्रबंधन है वो देखो आप, एक के बाद एक कैसे खराब हो रहा है। आप देखो पहले जो है शिवसेना बाहर निकल गई, फिर अकाली दल बाहर निकल गया, फिर तेलंगाना में उसने बेचारे ने सारे चीजों पे आपका समर्थन किया, सब चीजों पे 370 पे, कृषि कानूनों पे, सब पे समर्थन दिया उसने, चंद्रशेखर राव ने। आपने क्या किया? हैदराबाद में उसकी पुंगी बजा दी। तो इस तरह से करके आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में सबका नुकसान करना चाहते हो, तो फिर ऐसे थोड़ी होने देगा कोई नुकसान। उन्हें भी तो राजनीति करनी है। बिल्कुल। और कांग्रेस ने तो देश की आजादी के समय से राजनीति की है, अंग्रेजों के राज में राजनीति सीखी है उसने। तो कांग्रेस तो फिर कांग्रेस है ना, इसमें कोई शक थोड़ी है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के लिए कि वो इससे मैक्सिमम पॉलिटिकल माइलेज हासिल करे। बीजेपी कभी नहीं चुकी ऐसे चीजों में। लेकिन मित्तल साहब, मैं लौटूंगा तो आपको मैं थोड़ा चर्चा और कर लेता हूं। मैं लौटूंगा तो आपसे पूछूंगा कि विपक्ष क्यों नदारद नजर आता है इस पूरे प्रकरण में, उसके पीछे वजह क्या आपको दिखती है? छोटा छोटा कमेंट में धर्मपाल धनखड़ जी से लूंगा, फिर उसके बाद नरवाल साहब आपके पास आऊंगा। लेकिन मित्तल साहब आपसे पूछूंगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो थोड़े स्वार्थ के लिए तो कहीं ना कहीं खड़ी दिखती हैं, लेकिन जो अपना 2024 का जो चुनाव है उसके लिए कहां आपको नजर आती है कांग्रेस पार्टी, उसको लेकर भी बात करेंगे। धनखड़ साहब, जो बातें मित्तल साहब ने कही है बहुत
गहरी उनकी समझ है, राजनीति के पूरे जानकार हैं, काफी समय से हर चीज पर नजर बनाए रखते हैं। आज जो बीजेपी का जो चेहरा है, बीजेपी का जो चाल चरित्र है और कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र है, तमाम उन पार्टियों का जो अलग अलग राज्यों से आती हैं, उनका विरोध तो नजर आ रहा है, विरोध तो दिख रहा है कि विरोध कर रही हैं, पर जिस तरीके का विरोध होना चाहिए वो नजर नहीं आता। हालांकि किसान कह रहे हैं कि आपको हमारे पास हम नहीं आने देंगे, लेकिन फिर भी ये बात कही जाती है, हमें नजरबंद कर दिया गया। आज अरविंद केजरीवाल को हम देख रहे थे संसद में कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ते हुए नजर आए। ये सिर्फ क्या 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 कारण आपको दिखता है? ये कानूनों का बहाना बनाया जा रहा है अपनी बात रखने के लिए? हमसे लगातार जो है विपक्ष इसी तरीके से जब भी सरकार कोई इस तरह के कानून बनाती है या सरकार कोई कदम उठाती है तो लगातार विपक्ष जो है इस साथ में रहता है कि वो कैसे इसका फायदा उठाए। ये भाजपा भी वही करती थी, कांग्रेस भी वही करती है और अन्य तमाम पार्टियां भी वही करती हैं। जैसा कि अभी मित्तल साहब ने बताया कि पूरा राजनीतिक चरित्र एक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई सी पार्टी आ जाए, हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी का राजनीतिक चरित्र अलग नहीं है, वो सबका एक जैसा है और एक ही तरीके से वो वर्किंग करते हैं। तो यहाँ जो बड़ी बात उभर के ये आ रही है कि जो कृषि कानून WTO के प्रभाव में बनाए जा रहे हैं, बड़ी सीधी सी बात है कि इनको जो है कृषि पर जिस तरह से अमेरिका में 2% आबादी जो है वो निर्भर करती है, तो उसी तरह से इनको जो है हिंदुस्तान में भी कृषि पर आबादी का भार कम करना है ताकि इंडस्ट्री के लिए सस्ते मजदूर उपलब्ध हो सके। इन्होंने किसान को मजदूर में तब्दील करना है। लेकिन एक चीज आपसे धनखड़ साहब पूछूंगा, क्या हिंदुस्तान में वो स्ट्रक्चर है इंडस्ट्री का जिसमें हमारा एक अच्छा खासा वर्ग खेती बाड़ी में काम करके अपना गुजारा करता है, आत्मनिर्भर बना है? बहुत सा ऐसा बड़ा वर्ग है, अच्छी खासी संख्या उसकी है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या अमेरिका जैसी परिस्थितियां हैं या सिर्फ एक नकल, एक होड़ चल रही है, दौड़ चल रही है? समझिए, जो कानून, जो नियम, जो मॉड्यूल जो है विदेशों में फेल हो चुके, वो मॉड्यूल यहाँ पर ला करके थोपने की कोशिश हमारे नेताओं की रहती है। अब वो मॉड्यूल वो WTO के दबाव में करेंगे। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए ही नियम बनाती है, समझौते करती है और उसी के तहत भारत सरकार को ये समझौते करने पड़ रहे हैं। और जब से वैश्वीकरण हुआ, व्यापारीकरण को बढ़ावा दिया, तो इस सारी चीजों को, खुला व्यापार की नीति को हमने अपनाया, तब से कोई भी सरकार आई उसने जो है एक कदम आगे ही बढ़ाया, पीछे नहीं हटाया। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। अब इनको जबरदस्ती किसानों के हित में बताने की कोशिश, ये गले उतरने वाली बात नहीं। यहाँ तो अभी आप जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना देगा, वो कमेटी जो है इस मामले को और लंबा खींचेगी कि अब कमेटी फैसला करेगी, कमेटी जो रिपोर्ट देगी उस पर सरकार काम करेगी और किसानों को उठना पड़ेगा। यहाँ सरकार यही इंतजार कर रही थी कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल हो जाए और वो हो गया। अब एक तरीके से उन्होंने, सरकार ने ये रास्ता निकालने की कोशिश की है कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप रास्ता खोल दीजिए, पब्लिक परेशान हो। निश्चित रूप से दिल्ली आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और किसी भी आंदोलन से होती हैं, लेकिन क्या इस तरह का तरीका अपनाना कि अपनी ही जनता को, जिन्होंने उनको चुना है, उनको गलत रास्ते की तरफ लेकर के जाना और उनके विरोध को दर्ज ना करना, उनके विरोध पर रिएक्ट ना करना, क्या ये संभव है? ये संवेदनहीनता की स्थिति है। तो यहाँ सरकार जो है वो संवादहीनता की स्थिति भी लाना चाहती है ताकि दोनों पक्षों में बात ही ना हो। जब जिस तरीके से बातचीत की शुरू में लगा कि हाँ किसान दिल्ली आ गए हैं तो सरकार को तत्काल जो है बात करने की सूची, लेकिन बात जिस तरीके से होनी चाहिए वो उस तरीके से बातचीत नहीं। और अब अल्टीमेटली किसान इस बात पर अड़ गए हैं कि उन्हें तीनों कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। बिल्कुल, बातचीत सही ट्रैक पर अब नजर नहीं आ रही है क्योंकि कोई अभी इसकी उम्मीद भी नजर नहीं आती। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रहेगी, मैं ये गुप्ता साहब से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले नरवाल साहब आपसे जानूंगा। कृषि को लेकर, खेती बाड़ी को बचाने को लेकर आज किसान
कहीं ना कहीं संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और ये आज से नहीं है, देश की आजादी से पहले भी, देश की आजादी के बाद भी। लेकिन इस किसान को इस हालत में पहुंचाने का जो काम किया वो राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया गया। WTA को लेकर जैसे बात हो रही है कि व्यापारिक समझौते होते हैं, व्यापारिक रणनीतियां बनाई जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका एक बड़ा दबाव होता है। लेकिन क्या भारत जैसे विकासशील देश में WTA के दबाव के चलते हिंदुस्तान के किसानों को सड़क पर छोड़ देना चाहिए? प्रश्न आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और WTO दोबारा से हमारे डिस्कशन में आ गया, ये तो बड़ी बात है। इससे तो भूल चुके थे लोग, ये भी कोई चीज। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि WTO के छत्र छाया में ही सारे कानून नए ढंग से बन रहे हैं। एक वक्त था कि जब हमें अपने कृषि क्षेत्र में क्या करना है ये हमको मालूम था, हम अपनी नीति बना रहे थे। 1965 अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी बिल्कुल सर, पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है, सुब्रमण्यम जी कृषि मंत्री होते थे और उन्होंने लिखा है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कि अब जो है विज्ञान सेंट्रल स्टेज लेगा हमारी कृषि, और उसी के आधार पर फिर कृषि विश्वविद्यालय खोले गए। तो विज्ञान जो बीच में ले रहा था तो हमें मालूम था कि हम क्या करें। हमें अपनी पैदावार बढ़ानी है, अपने आत्मनिर्भर बनना है और किसान की उसकी एक सेफ्टी नेटवर्क बनाना है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हमने, तो हमको मालूम था। जब WTO का जमाना आया तो मैं ईमानदारी से अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ, जो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, कि हमारी सरकार को और हमारे लोगों को असल में नहीं मालूम अब क्या करें। और वो जो कुछ अमेरिका वाले कहते गए हम मानते गए। मेरे बड़े कृषि अधिकारी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वैसे वैज्ञानिक भी थे, सरकार में सेक्रेटरी का पद था उनका, वो हमारे यूनिवर्सिटी में आए थे और जब खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल रहे थे तो मैंने WTO के बारे में डंकल ड्राफ्ट आया था WTO के लिए, उसके बारे में बात की और उन्होंने सरकार के पक्ष में बयान भी दे चुके थे। लेकिन वहां पता लगा, उन्होंने दूसरों से पूछा रे तूने पढ़ा है क्या डंकल ड्राफ्ट, उन्होंने डंकल ड्राफ्ट भी नहीं पढ़ा था, तब भी वो सरकार के पक्ष में बोल रही थी। ऐसा ही मैंने बहुत सारे प्रश्न किए हमारे सेमिनार। हमने एक प्रश्न ये किया कि आप डंकल ड्राफ्ट को आप सपोर्ट करने आए, एक्सटेंशन करने आए, उसको समझाने आए कि क्या होना चाहिए। आप ये बताओ कि हिंदुस्तान के किसी अर्थशास्त्री, किसी वैज्ञानिक या किसी प्रशासक ने एक शब्द भी लिखा है WTO की ड्राफ्ट? ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। मैं कह रहा हूँ ये कि हम तैयार नहीं थे, हमको बिल्कुल मालूम नहीं था हमें क्या करना चाहिए। हमने सारी बात अमेरिका की मान ली, एक बात। दूसरा, ये मान क्यों ली गई? इसलिए मान ली थी कि कुछ ठहराव हमारी आर्थिक स्थिति में आ गया था। हमें उतावलापन था कि कुछ ऐसा करें तो बदलाव आ जाए, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं थी और जो कुछ भी हमने बाहर से देखा उसको मान लिया। और उसमें प्राइवेटाइजेशन और बाहर की जो मनी पावर थी, जो फाइनेंस कैपिटल था, उसकी एंट्री हो जाती है हिंदुस्तान में। तो फिर वही दिखाता, वही बताता है क्या कानून चाहिए। आज का जो कानून है कृषि का, ये कॉर्पोरेट मनी का, ये उनकी कैपिटल का कानून है। कैपिटल बढ़ना ही चाहिए, उसकी कोई अंत नहीं होता, वो अनंत तक बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि आज इनके पास बहुत है और वो किसानों के कॉस्ट के ऊपर होगा, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, ये एक बहुत बात आपने कही कि कॉर्पोरेट के लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन किसान की एक लिमिट है MSP, उस पर काम नहीं हो रहा। ये मैं बहुत अहम बात है। उसकी लिमिट नहीं है, उसका कितना फायदा हो जाए, लेकिन किसान को MSP नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर बहुत तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। नरवाल साहब, मैं अभी गुप्ता साहब के पास चलूंगा, वक्त का मुझे ख्याल रखना है, चर्चा हम आगे भी बढ़ाएंगे, तमाम अलग अलग विषयों पर बात करते रहेंगे, लेकिन आज की चर्चा मुझे लग रहा है कि बहुत सार्थक दिशा में जा रही है। तो छोटा सा कमेंट गुप्ता साहब से लूंगा। गुप्ता साहब, कोर्ट की एंट्री ये सब जानते किस तरीके से हुई और खबरें भी इस प्रकार की आ रही हैं, लेकिन आपको इस पूरे प्रकरण में क्या लगता है, ये पूरा मामला कोर्ट सुलझाएगा या किसानों के बीच में और सरकार के बीच में कोई सहमति बन जाएगी, या आखिरकार मोहर कोर्ट की लगनी है?
नहीं शमशेर जी, ये जो है ना, ये एक बैकडोर एंट्री की है पॉलिटिकल पार्टीज ने। जी बिल्कुल। इसको बोलते हैं बैकडोर एंट्री, लोगों की आंख में धूप झोंकना। कभी आप ये देखें कोई कमेटी बनी, कमीशन बने, कभी आज तक वो इम्प्लीमेंट हुए? ना कमेटी की रिपोर्ट आती है, ना कमीशन की रिपोर्ट आती है, ना वो इम्प्लीमेंट होते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अपने सेफ गार्ड करने के लिए इसको बैकडोर से सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट कहे कि इनको भैया कमेटी बना दो, और ये अपना प्लैक कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कमेटी बना दी है, जो कमेटी फैसला करेगी वो कर लेंगे। लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा ना, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मेन तो बात उसकी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, वो तो ये डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। और उसी की वजह से ये मैंने जैसे बताया कि 1907 में जब इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट बनाए थे, तीनों 9 महीने कंटिन्यूअस स्ट्राइक चली थी किसानों की। 9 महीने के बाद वो तीनों एक्ट वापस लिए गए थे। ये तो सिर्फ बड़े घरानों का खेल है कि वो जो बड़े घराने दो हैं वो इसको खरीदेंगे और वो जो है किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे कोई नहीं। अब देखिए राज्यसभा में ये बिल कैसे पास हुआ था शमशेर जी, आपको पता होगा कि राज्यसभा में देखिए वोटिंग नहीं हुई इस बिल के ऊपर। लेकिन एक अहम बात जो मैं अभी गुप्ता साहब मित्तल साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ कहने के लिए बात हो रही है कि हमसे पूछा नहीं गया, हमने विरोध किया था इन बिलों का, राज्यसभा में इसके ऊपर वोटिंग नहीं कराई गई, लेकिन असल में तो जड़ में जाकर देखे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार नजर आती है। बिल्कुल। मैं जैसे अभी बात चल रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ऐसी है। अभी आज देखिए आप बता रहे थे केजरीवाल जी ने वो बिल को फाड़ दिया, अपना काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया उन्होंने, योगी जी के ऊपर भी बताया उन्होंने और भी कुछ बताया, और उसको बिल को फाड़ दिया। क्या उनके विधानसभा में बिल फाड़ने से बिल खत्म हो जाएगा? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है इन लोगों के अपनी वोटें इकट्ठी करने के लिए, लेकिन किसान की तरफ तो कोई नहीं सोच रहा है। आप देखो ठंड में बेचारे इतने शहीद हो रहे हैं, इनको तो कलेक्टिवली ये सोचना चाहिए कि किसान का बेनिफिट कैसे हो। वो अन्नदाता है, पूरे इंडिया में 90% किसान हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी से है, जो हमें गेहूं चावल उत्पादन करके देते हैं। बाकी बेल्ट में तो कहीं नहीं है, इसीलिए यहाँ के किसानों के ऊपर ये मार पड़ रही है ज्यादा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो कमेटी भी बनेगी इससे किसानों का मसला हल होने वाला नहीं। ये तो प्राइम मिनिस्टर जी को खुद आगे आके डायरेक्ट बात करके किसानों की बात आपको लगता है कि सुनी जाएगी? किसान जो मांग कर रहे हैं उसको स्वीकार कर लिया जाएगा? ऐसा आपको लगता है कि कानून रद्द करने तक भी बात जा सकती है? नहीं लगता ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर करना होता तो आप देखो 3 महीने हो गए हैं इस मुद्दे को लेके, इतने वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ से लोग परेशान है, पब्लिक परेशान है, लेकिन कोई आगे ही नहीं आ रहा है। ये तो अभी रास्ता लगता कि इतनी जल्दी सुनेंगे ये लोग। गुप्ता साहब को रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आता। मित्तल साहब, आपसे मैं कांग्रेस को लेकर तो बात कर ही रहा था, लेकिन इस बीच एक बात और आ गई आम आदमी पार्टी की, आपने भी थोड़ा जिक्र किया था। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर बिल फाड़ देते हैं। पंजाब टारगेट है उनके लिए, उत्तर प्रदेश टारगेट है आम आदमी पार्टी के लिए, और कांग्रेस को लेकर मैंने पूछा था आपसे कि कांग्रेस आपको कहां दिखती है इस पूरे प्रकरण में, कहां नजर आती है? देखिए, इससे पहले मैं आपने जो एक अहम 2 अभी बीच में चर्चा की, उन दोनों प्रश्नों पे मैं बोलना चाहता हूँ, आप इजाजत दें। बिल्कुल सर, स्वागत। पहले तो एक सज्जन ने भी कहा विश्व व्यापार संगठन का जो ड्राफ्ट था, डंकल ड्राफ्ट, उसको हमने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उन हजारों लाखों इंटेलेक्चुअल्स के देश का अपमान है जिन्होंने कुछ नहीं तो 20 साल पेटेंट कानूनों को रोका इस देश में आने से, बल्कि 30 साल। ठीक है ना जी। और मैं इसलिए ये जानता हूँ ऑथेंटिकली कि मेरे ससुर जस्टिस एस.डी. झा, जो पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी थे लॉ मिनिस्ट्री में, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों के सलाहकार रहे, कानूनी सलाहकार, और उन्होंने इसको मुलतवी कराया जिनीवा जाके। और उसके बाद भी यहाँ पूसा के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, दुनिया भर के जितने इंटेलेक्चुअल क्लास का भारत का, उसने कम से कम 20 साल लड़ाई की पेटेंट कानूनों के खिलाफ। जो गेट का राउंड हुआ था, रूवे राउंड जिसको कहते हैं, जिसकी कोख से निकला था डंकल, और मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जिसने जनसत्ता के लिए आर्थर डंकल, जिस आदमी के देश में सबसे ज्यादा पुतले जले, उसके बाद जिसने वहाँ जलियांवाला बाग कांड किया था, उसका भी मैंने इंटरव्यू छापा जनसत्ता में, जब मैं जनसत्ता में था। तो इसलिए सारा WTO मैंने कवर किया है, उसमें सैकड़ों क्लॉज हमने बदलवाई है और सैकड़ों वाक्य बदलवाए हैं जिनकी भाषा हमने बदलवाई। ऐसा नहीं है कि इंडिया ऐसा किसी का पिछलग्गू है, ये देश का अपमान है ऐसा कहना। पूरे भारत जैसे इतने विशाल देश का इतना जो है
इतनी पुरानी हमारी संस्कृति है, समृद्ध संस्कृति है, तो ऐसे नहीं हम किसी के आगे घुटने टेकते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि डब्ल्यूटीओ का ड्राफ्ट हमने जो है बहुराष्ट्रीय निगमों के दबाव में जो का तो स्वीकार कर लिया। हमने उसे कराया जितना हम अमेंड करा सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ ये समझ लेना चाहिए कि पेटेंट कानून अमेंड होने के बाद इस देश में बहुत तरक्की हुई है। फार्मास्यूटिकल का जितना बड़ा इस देश से एक्सपोर्ट होता है, वो अगर पेटेंट कानून में संशोधन नहीं होता तो आज जो हम दुनिया को 2.5 अरब वैक्सीन इस अगले 1 साल में बना के देंगे हम कोविड की 19 की, तो ये कोई छोटा उपलब्धि है। तो हमने उसको अपने हिसाब से मोल्ड किया है और उसको एडाप्ट किया है। तो ये कहना सरासर गलत है कि साहब हमने घुटने टेक दिए, पहली बात जी। दूसरी बात ये है कि अभी एक और सज्जन ये बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट वाली, तो मैं आपको बताऊं जितने भी विद्वान हैं, चाहे वो कृषि से प्रथा के हों, चाहे वो सामाजिक विषयों के हों, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय विद्वान, सबका ये कहना है कि पंजाब और हरियाणा को एक पैकेज दिया जाना चाहिए जो फसलों के विविधीकरण के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। बिल्कुल। आप ये देखिए छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, ये संयोग है कि मैं 2003 से लेकर 2005 के बीच उस अवधि में छत्तीसगढ़ में रहा जब वो बना था और वहाँ पहला विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुआ बनने के बाद। ठीक है, उस समय मैंने वहाँ मुझे 2.25 साल रहने का सौभाग्य मिला और फसलों के विविधीकरण पे तब जो काम हुआ, तब तक तो वहाँ सिर्फ एक चावल की फसल लेते थे लोग और उसको धान का भंडार होने के बावजूद अंग्रेजों ने उसे जो है राइस बोल कह दिया, तो हमने उसे धान का कटोरा कर दिया। कटोरा हमारे यहाँ भिखमंगे के पास, तो धान का भंडार था वो। और जो है उसके बाद अब वहाँ हर तरह की फसल होती है। काजू इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है और दुनिया भर की फसलें इतने बड़े पैमाने पे वहाँ हो रही हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। बादाम वहाँ उगाया जा रहा है और तमाम चीजें उगाई जा रही है वहाँ, है ना। तो वहाँ विविधीकरण हुआ। उसी तरह पंजाब और हरियाणा को विविधीकरण चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में लगातार ये बात हो रही है, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं उनका लगातार ये कहना है कि वहाँ गन्ने का इतना बड़े पैमाने पे उत्पादन बंद होना चाहिए क्योंकि वहाँ पानी नहीं है जी। और गन्ना पानी ओक लगा के पीता है। लेकिन वहाँ जो ये मराठा शक्कर कारखानों की जो सहकारी समितियों की जो राजनीति है वो किसी को करने नहीं देती कुछ। तो वहाँ कायदे से वहाँ वाटर टेबल उसी तरह नीचे चला गया जैसे पंजाब में, और जमीन उसी तरह खराब हो रही केमिकल फर्टिलाइजर से जैसे पंजाब। आप देखो ना पंजाब का कितना बुरा हाल है। बिल्कुल, ये आप एक बहुत अहम बात आपने कही है और इसको लेकर प्रयास करने की कोशिशें सरकारें करने की बात करती हैं। पानी भी बचाना है, फसलों के विविधीकरण को लेकर आप बात कर रहे हैं। लेकिन मित्तल साहब, मुझे कांग्रेस को लेकर आपसे पूछना था पर वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। आपसे फिर इस मसले पर चर्चा करेंगे किसी और प्रोग्राम में कि राजनीतिक पार्टियों का चेहरा और चरित्र जो है वो किसान हितैषी कितना आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, उसमें कांग्रेस की भूमिका पर भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज जो अहम चर्चा हुई उससे कुछ निष्कर्ष निकले जिनके बारे में मैं बताऊंगा दर्शकों को। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्तल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल धनखड़ जी, आपका भी शुक्रिया। महावीर नरवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आंदोलन पर मंथन हम आज कर रहे थे और इस आंदोलन के मंथन के दौरान कई बातें निकलकर सामने आई। एक पक्ष तो यह निकला कि इस मामले को और ज्यादा आगे खींचना चाहती है सरकार, ये बात निकलकर आई, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जितना ज्यादा मामला खींचेगा उतना ज्यादा सरकार के लिए फायदा होगा और सरकार के सामने चुनौती नहीं होगी कि इन कानूनों को सरकार वापस ले। दूसरा, ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कमेटी बनाने की बात हो रही है। वहां पर कमेटी बनती है तो किस तरीके की बनेगी, उस कमेटी के सुझाव क्या होंगे और उन सुझाव पर मोहर लगती है तो क्या उसको मानने के लिए सभी किसान तैयार होंगे जो इस वक्त बॉर्डर पर तैनात हैं। अभी नहीं कह सकते, बहुत लंबा वक्त इसमें भी लग सकता है। और WTO का जिक्र भी इसमें आया, तो क्या WTO के दबाव में ये सारे काम राजनीतिक पार्टियां करती हैं। पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे और आज भी सरकार पर आरोप लग रहा है। लेकिन देखना होगा कि WTO के प्रेशर में कोई सरकार, वो चाहे ये सरकार हो, पहले वाली सरकारें हो, उनके चलते हमारे देश के किसानों पर इसका असर कितना पड़ता है। बता दें आपको कि किसान की हालत में सुधार के लिए प्रयास पहले से होते हैं, लेकिन वो प्रयास जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए होते हैं उतने ज्यादा मेहनत किसानों के लिए नहीं की गई है, जिससे चिंता की बात सामने आती है। अब देखना दिलचस्प होगा
कि इस आंदोलन के आज के इस कार्यक्रम मंथन में जो हमने निष्कर्ष निकाला है वो आगे किस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।